हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी ए टू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो लॉरेंज बल है, और इस बल के विषय में ये टॉपिक बता रहा है कि यह चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल, या फिर इसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल वह बल है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगता है। तो लॉरेंज बल की छोटी सी परिभाषा होगी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल जो होता है उसी को लॉरेंज बल कहते हैं। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। चूंकि इस बल के विषय में सबसे पहले लॉरेंज ने बताया था, इसलिए इस बल का नाम लॉरेंज बल रखा गया। अब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, गति कर रहा है, तो उस पर जो लगने वाला बल है उसको लॉरेंज बल कहते हैं। तो इस बल का कोई मान होगा, तो उसको देखते हैं कि यदि v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा डिग्री के कोण पर Q आवेश से आवेशित कण गति करता है, तो इस पर लगने वाला लॉरेंज बल F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B साइन थीटा होता है। यहाँ पर Q क्या है? जो आवेशित कण है उस पर आवेश है, V आवेशित कण का वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा B से आवेशित कण के गति की दिशा के बीच का कोण है। तो ये हमारा हो गया लॉरेंज बल F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। इसमें अगर हम लॉरेंज बल की बात करें तो ये लॉरेंज बल V पर निर्भर करता है, B पर निर्भर करता है, और V और B के बीच के कोण पर निर्भर करता है। अगर V का मान 0 हो तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 हो जाएगा। यानी यदि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गतिमान न हो, उसका वेग 0 हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर लगने वाला बल 0 हो जाएगा। जबकि इसके विपरीत आप देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण अगर स्थिर है तो भी उस पर बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में एक अंतर यह है कि विद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश पर भी बल लगाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान आवेश पर बल लगाता है। तो यहां से क्या मिल गया आपको कि विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेशित कण पर बल लगता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेशित कण पर बल नहीं लगता है। एक निष्कर्ष हमारे पास ये निकला कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण स्थिर है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन वहीं आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर है तो उस पर बल लगता है। अगला अगर इससे निष्कर्ष निकालें तो निकालेंगे, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति करे और चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति करेगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि V की दिशा और B की दिशा एक ही हो जाएगी। इसका आशय हुआ कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात थीटा इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V इंटू B साइन 0, और ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ से निष्कर्ष निकला कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करता हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहे आवेशित कण पर
लारेंज बल नहीं लगता है। इसका आशय यह है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है और उस पर कोई लारेंज बल नहीं लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आवेशित कण के गति की दिशा में होगी। अब आगे हम देखते हैं कि इस आवेशित कण पर लगने वाले लारेंज बल की दिशा क्या होती है। तो दिशा निकालने के लिए या तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करें या तो मैक्सवेल के स्क्रू के नियम का उपयोग करें या फिर दाएं हाथ के हथेली के नियम का उपयोग करें। तीनों नियम से हम इस आवेशित कण पर लग रहे बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धन आवेश की गति की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है और ऋण आवेश की गति की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो ये बताता है कि यदि बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत कर दिया जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो ऐसी स्थिति में हम यदि आवेशित कण को धन आवेश माने और उसकी गति की दिशा को हम धारा की दिशा को माने तो ऐसी स्थिति में जिस दिशा में धन आवेशित कण गति कर रहा है उस दिशा में मध्यमा को रखें और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें तो अंगूठा आवेशित कण पर लग रहे बल की दिशा को व्यक्त करता है। यहाँ पर हम इस फिगर से देखते हैं, जैसे ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये मध्यमा धन आवेशित कण के गति की दिशा है। तो अंगूठा जो बता रहा है वो आवेशित कण पर लग रहे बल की दिशा को बता रहा है। यहाँ पर हम हमेशा धन आवेशित कण के गति की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत देख रहे हैं, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा के लंबवत होने पर ही लागू होता है। तो हम यहाँ पर धन आवेश की गति की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत मानते हुए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। अब यदि धन आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत गति न कर रहा हो, किसी एंगल पर गति कर रहा हो, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और धन आवेशित कण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा अंश के कोण पर है। तो ऐसी स्थिति में इस वेग का हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी साइन थीटा होगा, ये भी कॉस थीटा होगा। तो बी के लंबवत जो घटक भी साइन थीटा होगा उस दिशा में हम इस मध्यमा करेंगे इस तरह से और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी करेंगे तो अंगूठा हमारा बताएगा कि इस धन आवेशित कण पर बल की दिशा किधर है। तो कुल मिलाकर के हमको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाने के लिए हमेशा धन आवेशित कण के गति की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत देखना होगा। यदि गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तब तो आसानी से हम लगा लेंगे, अन्यथा की स्थिति में धन आवेशित कण के गति की दिशा का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में घटक निकालेंगे भी साइन थीटा और उस दिशा में हम अपने मध्यमा को करेंगे और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करेंगे तो अंगूठा हमारा धन आवेशित कण पर लग रहे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आवेशित कण पर लारेंज बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि मैक्सवेल के स्क्रू के नियम से कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर देखते हैं F इक्वल टू क्यू इंटू भी इंटू बी साइन थीटा है और इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर भी और क्रॉस बी, क्योंकि वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू भी बी साइन थीटा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो F की दिशा है वो निर्भर करता है वेक्टर बी क्रॉस के दिशा पर और वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी की दिशा जो होती है वो मैक्सवेल के स्क्रू नियम के अनुसार लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैक्सवेल का स्क्रू नियम लगाने के लिए भी से बी की तरफ पेंच को घुमाते हैं, पेंच जिस दिशा में जाता है उस दिशा में बल की दिशा हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी की दिशा है और ये बी की दिशा है। भी से बी की तरफ अगर इस तरह से हम पेंच को घुमाएंगे तो पेंच ऊपर की तरफ जाएगा, यानी बल की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। इस फिगर में देखें तो ये भी की दिशा है, ये बी की दिशा है। भी से बी की दिशा में हम इस तरह से घुमाएंगे तो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो मैक्सवेल के
पेज के नियम के आधार पर भी हम लॉरेंज बल की दिशा को देख सकते हैं। और इसी तरह से दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम लॉरेंज बल की दिशा को देख सकते हैं। ये चारों उंगलियां बी की दिशा में कर दीजिए और ये अंगूठा धन आवेशित कण के गति की दिशा में कर दीजिए इस तरह से, तो ऊपर की ओर जो बल का दिशा होगा वही लॉरेंज बल का दिशा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये चारों उंगलियां करिए और भी साइन थीटा की दिशा में इस अंगूठे कर दीजिए, तो हथेली से लगने वाले बल की दिशा में लॉरेंज बल का दिशा होगा। तो ये हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा सकते हैं, मैक्सवेल के स्क्रू का नियम लगा सकते हैं और दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा करके लॉरेंज बल की दिशा को हम देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि लॉरेंज बल लगता है कि नहीं लगता है, इसका निरीक्षण हम विद्युत विसर्जन नलिका के आधार पर कर सकते हैं। विद्युत विसर्जन नलिका क्या होती है? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे आवेशित कण बाहर निकलते हैं और एक वेग से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं, ये हमारे विद्युत विसर्जन नलिका है। इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस फिलामेंट से, इस तंतु से आवेशित कण निकलने लगते हैं। आवेशित कण जब चलता है तो इस पर्दे के एक बिंदु पर क्या होता है? प्रकाशमय होता है, प्रकाशित होता है। लेकिन जब इसके मार्ग में हम चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तो ये दीप्त प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस आवेशित कण पर एक लॉरेंज बल लग रहा है जो उसके पथ से उसको विचलित कर दे रहा है। तो ये विद्युत विसर्जन नलिका के माध्यम से हम लॉरेंज बल का निरीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज बल का मान क्या होता है, उसकी दिशा कैसे निकालते हैं और साथ ही विद्युत विसर्जन नलिका के माध्यम से हम लॉरेंज बल का कैसे निरीक्षण कर सकते हैं। तो लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला एक बल होता है और यह तब लगता है जब आवेशित कण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अलग होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर आवेशित कण गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल नहीं लगता है। और इसका मान क्या होता है? F = Q × V × B sin थीटा होता है, जहाँ थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आवेशित कण के गति की दिशा के बीच का कोण होता है। इसके दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के हथेली के नियम से या मैक्सवेल के स्क्रू के नियम से देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार की होती है उसके विषय में हम देखेंगे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।